आज के एपिसोड में हम नॉन कॉग्निजेबल केस और उसमें किस तरीके से हम प्रोसीड करते हैं और किस तरीके से उसमें इन्वेस्टिगेशन होती है, किस तरीके से मजिस्ट्रेट का उसमें क्या रोल है, इन सभी चीजों को हम डिटेल में आज समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले टू स्टार्ट विद, आई होप यू रिमेंबर द डिफरेंस बिटवीन नॉन कॉग्निजेबल केस एंड कॉग्निजेबल केस। कॉग्निजेबल ऑफेंस भी बोल सकते हो, इसमें सीआरपीसी में कॉग्निजेबल ऑफेंस और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के रूप में भी इसे डिफाइन किया गया है। तो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस वो ऑफेंस जिसमें कि अरेस्ट के लिए आपको वारंट की जरूरत पड़ेगी, और कॉग्निजेबल ऑफेंस वो ऑफेंस जिसमें कि आप विदाउट वारंट भी अरेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस एंड कॉग्निजेबल ऑफेंस। तो आज हम कंसंट्रेट करेंगे नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के ऊपर, उसकी क्या प्रक्रिया रहती है। देखिए, सबसे पहले तो जब भी नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ तो सबसे पहले क्या करेगा, इन्फॉर्मेंट या विक्टिम या कंप्लेनेंट में वैसे भी यूज कर देता हूं, कंप्लेनेंट इज नॉट द राइट वर्ड, क्योंकि कंप्लेनेंट उसको माना जाएगा जिसने मजिस्ट्रेट के सामने कंप्लेंट की है। तो लेट्स नॉट यूज द वर्ड कंप्लेनेंट, हम यूज कर सकते हैं इन्फॉर्मेंट या फिर विक्टिम। मान लीजिए इन्फॉर्मेंट या विक्टिम पहुंच गया पुलिस के पास, ठीक है, उसने क्या किया, पुलिस को इंफॉर्मेशन दे दी कि साहब ऐसे ऐसे एक मिस्टर ए हैं, उन्होंने नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है, ये मिस्टर ए ने किया है, ठीक है। उसके बाद क्या प्रक्रिया रहेगी और पुलिस इन्वेस्टिगेशन कैसे शुरू करेगी, उन सब चीजों को आज हम समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो इंफॉर्मेशन रिसीव हो गई, थाने में गया वो आदमी, उसने इंफॉर्मेशन पुलिस को दे दी। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसमें टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। कौन से थाने में इंफॉर्मेशन दी जाएगी, कौन सा थाना उसे रजिस्टर कर सकता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, हर पुलिस स्टेशन का एक टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन होता है। ये पुलिस स्टेशन है, इसका एक टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन होता है कि इस जुरिसडिक्शन में आने वाले मैटर ही ये पुलिस स्टेशन देख सकता है, ठीक है। फिर दूसरा पुलिस स्टेशन यहां पर हो गया, मान लीजिए इसकी ये टेरिटरी होगी, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब आप नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस का रिपोर्ट करने के लिए जाएं तो आपको जाना पड़ेगा उस पुलिस स्टेशन में जिसकी टेरिटरी में वो ऑफेंस हुआ है, वहीं पर उसकी रिकॉर्डिंग हो सकती है। तो दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के केस में सिर्फ टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन में ही उसका रजिस्ट्रेशन हो सकता है, अदरवाइज वो आपको नहीं एंटरटेन करेंगे, ठीक है जी। उसके बाद क्या हुआ, आप उसी पुलिस स्टेशन में चले गए जिस पुलिस स्टेशन में की टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन में वो ऑफेंस हुआ है। तो जो पुलिस है वो क्या करेगी, सब्सटेंस ऑफ द इंफॉर्मेशन विल बी रिकॉर्डेड इन दी नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट डायरी। देखिए, हम अभी हालांकि हमने कॉग्निजेबल ऑफेंस का रजिस्ट्रेशन, उसकी इन्वेस्टिगेशन नहीं की है, वो हम अगले एपिसोड में करेंगे, लेकिन आपको बेसिक बात पता होगी कि जब भी हम कॉग्निजेबल ऑफेंस के बारे में पुलिस को बताते हैं तो वो क्या रजिस्टर करता है, FIR, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट रजिस्टर करता है। एक अलग से डायरी होती है, उसमें उसकी रजिस्ट्रेशन हो जाती है कि भैया ये हमारे पास इंफॉर्मेशन आई, कॉग्निजेबल ऑफेंस की इंफॉर्मेशन थी, और उसको रजिस्टर कर लेते हैं, उसको हम बोलते हैं FIR डायरी, ठीक है जी। लेकिन नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के केस में, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के केस में रजिस्ट्रेशन कहां पर होगा, इंफॉर्मेशन कहां पर रिकॉर्ड की जाएगी, NCR, नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट डायरी, ठीक है। तो ये एक छोटा सा डिफरेंस है कि FIR डायरी में रजिस्ट्रेशन रिकॉर्ड नहीं होगी, इंफॉर्मेशन NCR में होगी, ठीक है। NCR, दिस इज कॉल्ड नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट, और नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट डायरी में ये आपको इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड कर लेंगे, उसको रजिस्टर कर लेंगे। तो आपको यहां से क्लियर हो गया कि NCR और FIR में क्या डिफरेंस है। मैं एक छोटा सा प्रैक्टिकल भी आपको एप्लीकेशन बता देता हूं। जैसे कई बार लोकल लैंग्वेज में हम क्या बोलते हैं, मान लीजिए आपके डॉक्यूमेंट्स गुम हो गए, ठीक है, आप मार्केट गए थे, वहां पे मार्केट में आपके डॉक्यूमेंट्स लॉस्ट हो गए, तो हमेशा क्या कहा जाता है कि भाई FIR करा दो जाके। तो उसमें FIR नहीं होती, उसमें NCR होती है। अगर आप लीगल व्यक्ति हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आप NCR कराएंगे, आप पुलिस में जाके कहेंगे साहब मेरी NCR काट दो, ऐसे ऐसे मेरे डॉक्यूमेंट जो है वो गुम हो गए, उसमें FIR नहीं होगी, ठीक है। तो दिस इज अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन NCR एंड FIR, ठीक है।
अब उसके बाद क्या होगा, एक कॉपी दे दी जाएगी इन्फॉर्मेंट को, जो व्यक्ति वहां पर उस शिकायत को लेकर आया है, उस इंफॉर्मेशन को लेकर आया है, एक कॉपी उसको दे दी जाएगी और इन्फॉर्मेंट को रेफर कर दिया जाएगा मजिस्ट्रेट के पास कि आप अब मजिस्ट्रेट के पास चले गए। देखिए अब सिंपल सी बात है कि अगर इंफॉर्मेशन पुलिस के पास आ गई तो पुलिस क्या करेगी, इन्वेस्टिगेट करेगी, पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगी। लेकिन यहां पर एक छोटा सा डिफरेंस आ जाता है। अगेन कॉग्निजेबल ऑफेंस हम दोबारा से डिटेल में करेंगे, लेकिन ये बेसिक चीजें मैंने कई बार डिस्कस की हुई है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस में आपको इन्वेस्टिगेशन शुरू करने के लिए किसी के ऑर्डर की, किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है। उदाहरण के तौर पे मान लीजिए आपके पास एक इंफॉर्मेशन आई, और ध्यान से सुनिएगा, ये आई कॉग्निजेबल ऑफेंस की, ठीक है, तो आप सीधा प्रोसीड कर सकते हैं इन्वेस्टिगेशन के लिए। यू डू नॉट रिक्वायर एनी ऑर्डर, एनी परमिशन फ्रॉम एनीबडी। कोई ऑर्डर, कोई परमिशन आपको कहीं से कुछ लेने की जरूरत नहीं है। बट दिस इज इन द केस ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंस। लेकिन अगर ऑफेंस नॉन कॉग्निजेबल है तो आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। और ये बात आपको कहां से पता चलती है, 155(2) सेक्शन 155 सब क्लॉज सब सेक्शन 2 से, क्योंकि इसमें क्लियरली लिखा गया है कि अगर आप नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में इन्वेस्टिगेशन करना चाहते हैं तो आपको मजिस्ट्रेट से ऑर्डर लेना पड़ेगा। आप क्या करेंगे, पुलिस ऑफिसर विल गो टू द मजिस्ट्रेट, उनको इन्फॉर्म करेगा कि जनाब ऐसे ऐसे हमारे पास इंफॉर्मेशन आई है, हमने ये एनसीआर नंबर इसमें रजिस्टर किया है, ये एनसीआर है, सारे डॉक्यूमेंट्स मजिस्ट्रेट को दिखाएगा और मजिस्ट्रेट को कहेगा कि जनाब हम इसमें इन्वेस्टिगेट करना चाहते हैं, आप कृपया हमें इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर दे दीजिए। ठीक है, तो ये इसमें प्रोसेस है। जबकि कॉग्निजेबल ऑफेंस में क्या था, जैसे ही इंफॉर्मेशन आई, हालांकि उसमें आपको 159 में 159 है शायद, एक सेकंड में वेरीफाई कर लेता हूं, 159 में, एक सेकंड, वन 159 में तो उसको इन्वेस्टिगेशन और उसका मतलब पावर दी गई है मजिस्ट्रेट को। लेकिन अकरेंस रिपोर्ट भेजी जाती है, अकरेंस रिपोर्ट भेजी जाती है मजिस्ट्रेट को, सिर्फ एक रिपोर्ट भेज दी जाती है कि जनाब ये हमारे पास कॉग्निजेबल ऑफेंस की जानकारी आई थी और हम इसमें इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। लेकिन एनसीआर में, इसमें एनसीओ में क्या है, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में क्या है, आपको बाकायदा मजिस्ट्रेट से ऑर्डर लेने पड़ेंगे। तो दिस इज वन बेसिक डिफरेंस बिटवीन कॉग्निजेबल ऑफेंस एंड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। कॉग्निजेबल में आपको किसी की परमिशन की जरूरत नहीं इन्वेस्टिगेशन के लिए, आप सीधा प्रोसीड कीजिए। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में आपको मजिस्ट्रेट की परमिशन लेनी पड़ेगी। और ये आपको कहां से पता चलता है, प्लीज इस सेक्शन को आप मार्क कर लीजिए और ये आपको याद होना चाहिए, सेक्शन 155(2) में, सेक्शन 155(2) से ये बात क्लियर है कि आपको ऑर्डर ऑफ द मजिस्ट्रेट चाहिए होगा। चलिए आगे चलते हैं। अब हम पढ़ेंगे ऑर्डर ऑफ द मजिस्ट्रेट को डिटेल में। सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि कौन से मजिस्ट्रेट से हमें ऑर्डर लेना है। उसके बाद हम देखेंगे कि प्रोसीजर क्या होगा। ऑर्डर, मान लीजिए मजिस्ट्रेट ने ऑर्डर कर दिया, उसके बाद क्या प्रोसीजर आगे रहेगा, पुलिस कैसे प्रोसीड करेगी, पीओ कैसे प्रोसीड करेंगे। ठीक है, उसके बाद अगर क्या बिना एनसीआर के भी मजिस्ट्रेट ऑर्डर कर सकता है। अगर मान लीजिए कोई एनसीआर नहीं कटी है, नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट नहीं कटी है, तो क्या उसके बिना भी मजिस्ट्रेट ऑर्डर कर सकते हैं इन्वेस्टिगेशन। और उसके बाद हम डिटेल में पढ़ेंगे कि मान लीजिए बिना ऑर्डर के, भाई सेक्शन 155(2) ये कहता है कि आपको ऑर्डर लेना जरूरी है मजिस्ट्रेट से, लेकिन आप हैं भैया हीरो, आपने कोई ऑर्डर नहीं लिया और इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी, तो उस स्थिति में क्या होगा, भाई आप सीआरपीसी से भी ऊपर चले गए ना, आपने सीआरपीसी के एग्जैक्ट प्रोविजन 155(2) को भी नकार दिया और बिना ऑर्डर के इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। तो उस स्थिति में हमारे पास क्या कौन से प्रोविजन हैं और कौन कौन से हमारे पास ऑप्शंस हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि कौन से मजिस्ट्रेट से हमें ये ऑर्डर लेना है।
देखिए, ऑर्डर ऑफ द मजिस्ट्रेट हु हैज द कॉम्पिटेंसी टू आइदर ट्राई द केस हिमसेल्फ और टू कमिट इट टू द कोर्ट ऑफ सेशन फॉर ट्राई। सिर्फ और सिर्फ वो मजिस्ट्रेट जो या तो खुद उस केस को ट्राई कर सकता हो या फिर वो कोर्ट ऑफ सेशन को कमिट कर सकता हो। कोर्ट ऑफ सेशन को कमिट कब करते हैं? जब केस एक्सक्लूसिवली ट्राइबल बाय कोर्ट ऑफ सेशन हो। ठीक है, ये हमने बार बार डिस्कस किया कि एक्सक्लूसिवली ट्राइबल बाय कोर्ट ऑफ सेशन होगा तो हम इसको कोर्ट ऑफ सेशन को कमिट कर देंगे। तो सिर्फ और सिर्फ वो मजिस्ट्रेट जो कि कॉम्पिटेंट है या तो केस को ट्राई करने के लिए, ठीक है, या फिर वो कॉम्पिटेंट है केस को कमिट करने के लिए, सिर्फ वो मजिस्ट्रेट इसमें ऑर्डर कर सकता है। अब देखिए, ऑर्डर करने के बाद क्या प्रोसीजर रहेगा। सेक्शन 155(2) में मजिस्ट्रेट साहब ने ऑर्डर कर दिया। अब जो पुलिस ऑफिसर है वो उसको इन्वेस्टिगेट करेगा और उसके बाद रिपोर्ट सबमिट करेगा। मतलब वही तरीका चलेगा जो हमने कॉग्निजेबल ऑफेंसेस के एक मामलों में भी देखा था। देखिए क्या होता है कि यहां पर ये ऑर्डर हो गया, ठीक है, ये सेक्शन 155(2) में ऑर्डर हुआ है। ऑर्डर होने के बाद पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की, ये इन्वेस्टिगेशन चल रही है। इन्वेस्टिगेशन खत्म होने के बाद यहां पर जब इन्वेस्टिगेशन खत्म हो गई तो ये जो इन्वेस्टिगेशन हुई है इसकी पुलिस रिपोर्ट वो मजिस्ट्रेट साहब को पेश कर देंगे। साहब की आपने जो ऑर्डर दिया था उसमें हमें ये मिला है, इसने किया है ऑफेंस या नहीं किया या किसने किया है, क्या और भी लोग शामिल थे, मतलब जो भी इन्वेस्टिगेशन का कंक्लूजन है वो पुलिस रिपोर्ट के माध्यम से मजिस्ट्रेट साहब को सबमिट कर देंगे। ठीक है, तो कुल मिला के 155 का ऑर्डर होते ही इन्वेस्टिगेशन की पावर मिल गई। हर वो पावर मिल गई जो कि एक कॉग्निजेबल ऑफेंस में की इन्वेस्टिगेशन में होती है। ठीक है, एक पावर को छोड़ के, वो कौन सी पावर है? पावर ऑफ अरेस्ट। क्योंकि यही तो बेसिक डिफरेंस है कॉग्निजेबल ऑफेंस और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में, कि कॉग्निजेबल ऑफेंस में आप अरेस्ट कर सकते हैं विदाउट वारंट और इसमें आप विदाउट वारंट अरेस्ट नहीं कर सकते। तो मान लीजिए आपने ये पावर भी दे दी तो फिर तो एक कॉग्निजेबल ऑफेंस बचा है, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस बचा ही नहीं ना। तो मैं दोबारा से रिपीट करता हूं, जैसे ही 155(2) का ऑर्डर हो गया तो पुलिस ऑफिसर के पास सारी पावर्स आ जाएंगी जो पावर्स कॉग्निजेबल ऑफेंस की इन्वेस्टिगेशन में है, एक्सेप्ट द पावर टू अरेस्ट। भाई अरेस्ट नहीं कर सकते, यही तो बेसिक डिफरेंस है कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल में। अगर आपको अरेस्ट करने की स्थिति आती है तो आपको अरेस्ट वारंट इशू करवाना पड़ेगा, तभी आप अरेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखिए, मैंने आपको कहा, थोड़ा स्पेस मिल जाएगा यहां पे समझा देता हूं। मैंने आपको कहा कि एनसीआर कट गई है। एनसीआर कटने के बाद मतलब नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट हो गई है, पुलिस को इंफॉर्मेशन आ गई है। जो पुलिस ऑफिसर है वो गया मजिस्ट्रेट के पास और उसने कहा जनाब हमें इसमें ऑर्डर कर दीजिए, हमें इसमें इन्वेस्टिगेशन करनी है, आपसे ऑर्डर लेने आया, आपके ऑर्डर के बिना नहीं हो सकता, ये हमें सेक्शन 155(2) क्लियरली बता रहा है। ठीक है जी। अब यहां पे तो क्या हो रहा था कि एनसीआर कट रही थी, मतलब पुलिस को इंफॉर्मेशन जा रही थी। अब ऐसे भी तो सिचुएशन होंगी जब पुलिस को इंफॉर्मेशन नहीं गई है, सीधा कंप्लेंट चली गई है मजिस्ट्रेट को। हमने क्या क्या ऑप्शन पढ़े थे कॉग्निजेंस के? हमने ऑप्शन पढ़ा था कि भैया या तो पुलिस रिपोर्ट पे होगी। पुलिस रिपोर्ट कब होगी? जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की। पुलिस इन्वेस्टिगेशन कब की? जब पुलिस के पास जानकारी गई। इसके अलावा क्या था? कंप्लेंट। भाई जो कंप्लेनेंट है, जो विक्टिम है, वो पुलिस में जाने की बजाय वो सीधा मजिस्ट्रेट के साहब के सामने चला गया कि भैया ये मेरे साथ ऑफेंस हुआ है, आप कृपया इसमें कार्रवाई करें। या फिर ये तीसरा ऑप्शन क्या था कि मजिस्ट्रेट के पास खुद की जानकारी हो, इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो अब इन दोनों स्थिति में भी मजिस्ट्रेट साहब क्या कर रहे हैं? कॉग्निजेंस लेने की बजाय कंप्लेंट केस में भी और इंफॉर्मेशन वाले मामले में भी मजिस्ट्रेट साहब क्या कर रहे हैं कि कॉग्निजेंस लेने की बजाय वो इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर कर रहे हैं कि नहीं अभी मैं श्योर नहीं हूं, पहले लेट्स गेट इट इन्वेस्टिगेटेड। तो सेक्शन 155(2) में वो इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर कर सकते हैं। ठीक है, मैं दोबारा से आपको बता देता हूं। देखिए, एक तो इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर कब हुआ? जब एनसीआर, ये तो मांग रही है पुलिस, ये ऑर्डर कौन मांग रहा है? पुलिस मांग रही है कि साहब हमें इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर दीजिए। दूसरा मामला क्या है कि जो कंप्लेनेंट था उसने पुलिस में कुछ इंफॉर्मेशन नहीं दी, वो सीधा मजिस्ट्रेट के सामने चला गया कंप्लेंट केस डालते हुए, इसे कंप्लेंट केस बोलते हैं। इसने कंप्लेंट केस डाल दी मजिस्ट्रेट साहब के सामने। अब मजिस्ट्रेट साहब ने क्या किया? कॉग्निजेंस लेने से पहले
मजिस्ट्रेट साहब ने सोचा कि यार इसकी इन्वेस्टिगेशन करा लेता हूं, तो कॉग्निजेंस लेने से पहले मजिस्ट्रेट साहब ने 155(2) में इन्वेस्टिगेशन के ऑर्डर कर दिए पुलिस को कि यार एक बार पुलिस से अपन क्या करते हैं, इन्वेस्टिगेशन करा लेते हैं ताकि हमें क्लैरिटी आ जाए। वहीं पर तीसरी सिचुएशन क्या है कि मजिस्ट्रेट साहब के पास इंफॉर्मेशन आई है कि ऐसे ऐसे ना नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है। यहां पर भी मजिस्ट्रेट ने कॉग्निजेंस लेने से पहले क्या किया, यार अभी ना क्लियरिटी सी नहीं आ रही, तो क्या करें, पुलिस को इन्वेस्टिगेशन कराओ। तो पुलिस ऑफिसर को उसने 155(2) में ऑर्डर कर दिया कि आप मुझे इन्वेस्टिगेशन करके बताओ ताकि मैं डिसाइड कर पाऊं कि मैं कॉग्निजेंस लूं या ना। ठीक है, अब इसको हम यहां पे नोट्स में से पढ़ लेते हैं। इन नॉन कॉग्निजेबल केस ऑर्डर ऑफ इन्वेस्टिगेशन कैन बी पास्ड, कौन कौन से सिचुएशन में, जब पीओ सीक्स दी परमिशन, जो मैंने आपको बताया कि या तो पुलिस ऑफिसर परमिशन सीक करे, और दूसरा है मजिस्ट्रेट रिसीविंग डायरेक्ट कंप्लेंट, उसको डायरेक्ट कंप्लेंट मिली हो या इंफॉर्मेशन मिली हो। ठीक है, और इन दोनों मामलों में वो कॉग्निजेंस लेने की बजाय मजिस्ट्रेट में ऑर्डर इन्वेस्टिगेशन अंडर 155, कॉग्निजेंस लेने से पहले उसको लगे कि नहीं यार अभी तो इसको जांच करा लेते हैं। ठीक है, तो इन ऑल 3 केसेस आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द इन्वेस्टिगेशन द पीओ विल सबमिट द पुलिस रिपोर्ट। ये बात बेसिक सी बात है जो हम बार बार पढ़ रहे हैं कि इन्वेस्टिगेशन खत्म होने के बाद पुलिस रिपोर्ट पेश की जाएगी। ठीक है जी, तो ये अपना कॉन्सेप्ट ये भी क्लियर हो गया। अब आते हैं तीसरे कॉन्सेप्ट पे। तीसरा कॉन्सेप्ट ये पूछता है भैया कि बिना इन्वेस्टिगेशन के आपने बिना ऑर्डर के आपने इन्वेस्टिगेशन कर दी, अब क्या, जो पुलिस ऑफिसर थे उन्होंने सीआरपीसी की बात भी नहीं मानी और मजिस्ट्रेट साहब से ऑर्डर नहीं लिया, जो 155(2) में क्लियरली कह रखा है कि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में आपको इन्वेस्टिगेशन के लिए ऑर्डर लेना पड़ेगा, वो ऑर्डर उन्होंने नहीं लिया, तो क्या करेंगे। एक तो सबसे पहले तो इसमें एक केस लो आप नोट कर लीजिए, केशव लाल वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1996 सुप्रीम कोर्ट। इस मुद्दे पर ये सबसे इंपॉर्टेंट केस लो है और इसी में इन सभी फैक्टर्स को, इन सभी सिचुएशंस को डिटेल में डिस्कस किया गया था। केशव लॉ वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1996 सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, अब आगे चलते हैं कि इसमें क्या कार्रवाई हो सकती है। सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि ये जो इन्वेस्टिगेशन है वो कंप्लीटली इलीगल मानी जाएगी। ठीक है जी, क्योंकि आपने ऑर्डर नहीं लिया मजिस्ट्रेट साहब से, तो ये कंप्लीटली इलीगल मानी जाएगी। तो दिस इज द फर्स्ट फैक्टर दैट वी नीड टू कीप इन माइंड। उसके बाद आ जाइए आपकी, अब इलीगल तो हो गया जनाब, लेकिन एक आदमी तो परेशान हो गया बिना बात। भाई नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में आपने किसी के अगेंस्ट इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी, तो वो जो अक्यूज हो तो बिना बात परेशान हो गया ना। उसी के बचाव के लिए तो हमने कहा था ना कि मजिस्ट्रेट से ऑर्डर लेके आए। मजिस्ट्रेट को अगर लगेगा कि हाँ केस में दम है, केस में हमें कुछ आगे कार्रवाई करनी चाहिए, तभी तो ऑर्डर करते हैं। तो अब उसके पास क्या क्या है, देखिए स्टेज ऑफ इन्वेस्टिगेशन। मान लीजिए आप अक्यूज्ड हैं, आपको पता चला कि एक पुलिस ऑफिसर है मिस्टर ए, उन्होंने आपके अगेंस्ट किसी नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है और उन्होंने मजिस्ट्रेट से ऑर्डर नहीं लिया है। उन्होंने मजिस्ट्रेट से ऑर्डर नहीं लिया है, तो अब आप क्या करेंगे, आप जाएंगे हाई कोर्ट और सेक्शन 482 में क्वॉशिंग ऑफ द इन्वेस्टिगेशन की एप्लीकेशन लगाएंगे। मैंने आपको बताया था सेक्शन 482 में क्या है, इनहेरेंट पावर्स है। जस्टिस करने के लिए इनहेरेंट पावर्स है, किसके पास है, सिर्फ और सिर्फ हाई कोर्ट के पास। ये टॉपिक हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, आप प्लेलिस्ट में से चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो आप सीधा क्या करेंगे, आप पहुंचेंगे हाई कोर्ट। हाई कोर्ट जाके आप क्वॉशिंग ऑफ इन्वेस्टिगेशन की एप्लीकेशन लगाएंगे। हाई कोर्ट को बताएंगे कि जनाब मेरा नाम ये है, मेरे अगेंस्ट एक नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में इन्वेस्टिगेशन पुलिस ऑफिसर ने बिना किसी मजिस्ट्रियल ऑर्डर के शुरू कर दी है, जो कि इलीगल है क्योंकि 155(2) में मजिस्ट्रेट की परमिशन लेनी जरूरी है। तो हाई कोर्ट क्या करेगा, उस इन्वेस्टिगेशन को क्वैश कर देगा, पुलिस को ऑर्डर करेगा कि भैया ये जो आप इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं ये इलीगल है, आप इसको बंद कीजिए। ठीक है, चलिए आपने उस समय, मान लीजिए उस समय आपने ध्यान नहीं किया, उसको उस समय आपको पता ही नहीं था कि यार ऐसे ऐसे मैं क्वॉशिंग की एप्लीकेशन लगा सकता हूं। अब क्या हुआ, पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन खत्म कर दिया। हम स्टेज वाइज समझने की कोशिश कर रहे हैं। मान लीजिए आप इन्वेस्टिगेशन की स्टेज पर ही अगर आप आपत्ति दर्ज कर दें, तो इन्वेस्टिगेशन की स्टेज पर आपके पास कौन सा ऑप्शन है। अब हम आगे चले, इन्वेस्टिगेशन की स्टेज पर आपने कोई कदम नहीं उठाया, आप अक्यूज्ड हैं। ठीक है, अब क्या है कि पुलिस ने पुलिस रिपोर्ट सबमिट कर दी। पुलिस ने पुलिस रिपोर्ट जो है वो सबमिट कर दी। पुलिस रिपोर्ट सबमिट किसके पास होती है,
मजिस्ट्रेट साहब के पास होती है। तो मजिस्ट्रेट साहब के पास पुलिस रिपोर्ट आ गई है, तो अब क्या करेंगे, अब आप ऑब्जेक्शन रेज करेंगे कहां पर, मजिस्ट्रेट साहब के सामने, कि मजिस्ट्रेट साहब ये तो इलीगल है, दिस इन्वेस्टिगेशन इज नॉट लीगल। ठीक है, तो मजिस्ट्रेट साहब को बताएंगे कि क्यों, मजिस्ट्रेट पूछेगा भैया क्यों इलीगल है, आप बताएंगे कि 155(2) में आपकी परमिशन तो इन्होंने ली ही नहीं। एक सेकेंड यार, पेन फिर से रुक गया आज। आ गया। हाँ, तो आप बताएंगे कि सर इसलिए मैं बोल रहा हूं कि ये लीगल है क्योंकि 155(2) में परमिशन लेनी थी मजिस्ट्रेट की, वो परमिशन लिए बिना इन्होंने इन्वेस्टिगेशन कर दी, इसलिए इन्वेस्टिगेशन इलीगल है। अब मजिस्ट्रेट क्या कर सकते हैं, मजिस्ट्रेट रिफ्यूज कर सकते हैं कि बिल्कुल ठीक बात है, मैं इस पे कॉग्निजेंस नहीं लेता, क्योंकि जब तक मजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस नहीं लेंगे तब तक कार्रवाई आगे नहीं जाएगी। तो इस सिचुएशन में मजिस्ट्रेट क्या करेंगे, मजिस्ट्रेट रिफ्यूज कर देंगे कि आई विल नॉट टेक कॉग्निजेंस ऑन दिस बिकॉज दिस इन्वेस्टिगेशन इज इलीगल। व्हाई? बिकॉज सेक्शन 155(2) ऑर्डर्स वर नॉट टेकन। ठीक है, अब देखिए इसमें एक चीज और समझने की जरूरत है इंपॉर्टेंट, मजिस्ट्रेट सुओ मोटो भी रिफ्यूज कर सकते हैं कॉग्निजेंस लेने से इफ द लीगलिटी ऑफ द इन्वेस्टिगेशन कम्स टू द नोटिस ऑफ द मजिस्ट्रेट। मान लीजिए अक्यूज्ड है, वो भोले वाले, उनका वकील भी बेचारा भोला वाला है, उसको भी नहीं पता कि हमें ऑब्जेक्शन रेज करना है यहाँ पे, लेकिन मजिस्ट्रेट तो एक्सपीरियंस आदमी है, ही हैज ब्लडी क्रैक्ड एन एग्जाम। तो जब मजिस्ट्रेट के सामने वो गई है पुलिस रिपोर्ट, तो मजिस्ट्रेट साहब पढ़ रहे हैं उसको, उनकी नोटिस में आ जाता है कि यार इसमें 155(2) का ऑर्डर तो लिया ही नहीं उन्होंने, तो अब क्या करें, तो मजिस्ट्रेट साहब क्या करेंगे, सुओ मोटो भी रिफ्यूज कर सकते हैं कॉग्निजेंस लेने के लिए। सुओ मोटो का मतलब है कि अपने आप भी वो कह सकते हैं कि नहीं मैं इसमें कॉग्निजेंस नहीं लेता। क्यों नहीं लेता? क्योंकि आपने 155(2) का ऑर्डर नहीं लिया और इसलिए इन्वेस्टिगेशन जो है वो इलीगल है। ठीक है, अब आ जाते हैं तीसरी स्टेज पर। तीसरी स्टेज क्या है कि ना तो मजिस्ट्रेट ने ध्यान किया, मजिस्ट्रेट साहब की नॉलेज में भी ये बात नहीं आई, और मैंने बताया अक्यूज तो बेचारा सीधा साधा आदमी, उसको तो पता ही नहीं था कि यार ऑब्जेक्शन रेज करना है। अब क्या हुआ, ट्रायल शुरू हो गई। अगर ट्रायल है इनिशियल स्टेजेस पे, फिर आप जागे हैं, तो आप क्या करेंगे, फिर वही सेक्शन 482 में आप हाई कोर्ट जाएंगे क्वेश्चन के लिए। लेकिन ये क्या है कि इनिशियल स्टेजेस में आपको ये मौका मिल रहा है, और अगर आपने उस स्टेज पर भी मामला नहीं उठाया और ट्रायल बिल्कुल कंक्लूजन पे पहुंच चुकी है, तो क्या होगा, इस स्टेज पर अगर आप उठाते हैं तो भैया यहां पर क्वेश्चन नहीं होगी, यहां पर क्या अप्लाई होगा, सेक्शन 465। और 465 क्या कहता है कि सिर्फ और सिर्फ फेलियर ऑफ जस्टिस के मामलों में कोर्ट कुछ एक्शन ले सकता है। उदाहरण के तौर पे मान लीजिए आप अक्यूज्ड हैं, आपने ऑफेंस किया है, लेकिन पुलिस ने 155(2) का ऑर्डर नहीं लिया। ऑफेंस आपने किया है, ये क्लियरली पता भी चल गया, आपने कुछ इसमें कार्रवाई नहीं की, और जो ट्रायल है वो बिल्कुल कंक्लूजिंग स्टेज पे जा चुकी है। उस समय आप जाके ये कहें कि साहब इन्होंने तो 155(2) का ऑर्डर नहीं लिया था। यार सब कुछ हो चुका है, ट्रायल हो चुकी है और आपने किया भी है, तो कोर्ट आपकी कोई मदद नहीं करेगा। लेकिन आपने कुछ भी नहीं किया, यहां पर फेलियर ऑफ जस्टिस आपके साथ हो रहा है, फिर सेक्शन 465 में कोर्ट कुछ आपकी मदद कर सकता है। तो मैंने आपको स्टेज बाय स्टेज बताया है कि अगर इन्वेस्टिगेशन की स्टेज ये है तो आप 482 की एप्लीकेशन लगाइए, वो क्वेश्चन कर देगा इन्वेस्टिगेशन की। अगर इन्वेस्टिगेशन की स्टेज पे आपने कुछ नहीं किया, तो जिस समय पुलिस रिपोर्ट पेश की है मजिस्ट्रेट के सामने, उस समय मजिस्ट्रेट साहब के सामने आप बता दीजिए, एप्लीकेशन लगा दीजिए कि साहब इन्होंने इन्वेस्टिगेशन जो है वो इनकी लीगल है। उस समय भी आपने नहीं किया, तो ट्रायल के शुरुआती स्टेज पर आप क्वेश्चन की एप्लीकेशन लगा दीजिए 482 में हाई कोर्ट में, उस समय भी आपने नहीं किया। और बिल्कुल जब ट्रायल कंक्लूजन स्टेज पे पहुंच चुकी है, मान लीजिए जजमेंट भी आ चुकी है, आप अपील में जा रहे हैं और अपील में जाके कह रहे हैं कि साहब जो पिछले मामले में मेरे को सजा हुई है, इन्होंने जो इन्वेस्टिगेशन की थी वही लीगल थी, तो कोर्ट क्या कहता है, भैया अब कुछ नहीं हो सकता। अब सिर्फ और सिर्फ अगर आपके साथ उस इन्वेस्टिगेशन करने के कारण जो कि इलीगल थी, अगर आपके साथ कुछ फेलियर ऑफ जस्टिस हुआ है,
तो ही अब हम बीच में आएंगे। विदाउट फेलियर ऑफ जस्टिस वी विल नॉट डू एनीथिंग। आप अब तक इस मामले को यहां तक क्यों आने दिया? ठीक है, तो ये इसमें हमने स्टेज वाइज डिस्कस कर दिया। सेक्शन 465 में मैंने कहा कि इसको डील करेंगे। सेक्शन 465 क्या कहता है? अच्छा, मैं पहले भी आपको बोल चुका हूं, मैं दोबारा से आपको एक चीज क्लियर करता हूं। जिस भी सेक्शन का मैं जिक्र करूं, जिस भी सेक्शन को मैं यहां पर इंट्रोड्यूस करूं अपने लेक्चर्स में, आप वीडियो को पॉज कीजिए, बेरेक्ट हमेशा साथ में रखिए, वीडियो को पॉज कीजिए और वहां पर जाकर आप उस सेक्शन को अच्छे से डिटेल में बेरेक्ट से पढ़ें एंड देन कम बैक टू द वीडियो। जैसे अभी मैंने यहां पर सेक्शन 465 का जिक्र किया है, तो 465 आप पहले वीडियो को रोकिए, उसके बाद 465 जाकर पढ़िए और उसके बाद यू कम बैक टू द लेक्चर। तो 465 किसके बारे में बात करता है? फाइंडिंग और सेंटेंस ओनली रिवर्सिबल, मतलब हम सेंटेंस को या फाइंडिंग को, कोर्ट की फाइंडिंग को कब रिवर्स करेंगे? ओनली इफ फेलियर ऑफ जस्टिस हैज बीन ओकेजन। तो मैंने आपको क्या कहा कि सेक्शन 465 पिक्चर में आ जाएगा, क्योंकि बहुत बिल्कुल एंड के कंक्लूजन के स्टेज पर मामला पहुंच चुका है और उस स्टेज पर आप जाके कहें कि नहीं नहीं जनाब ये तो गलत हो गया, इसको रिवर्स कीजिए जो फाइंडिंग्स हैं, तो कोर्ट कहेगा भैया अब तो सिर्फ तभी रिवर्स हो सकती है जब फेलियर ऑफ जस्टिस हो, कि अगर आपके साथ कुछ अन्याय हो रहा है, न्याय नहीं हो रहा है, तो ही हम इसको रिवर्स करेंगे, नहीं तो अब तो कंक्लूजन की स्टेज पर मामला पहुंच चुका है। ठीक है, ऐसे ही मान लीजिए जजमेंट ही आ चुकी है मान लीजिए, और आपने अपील डाल दी कि साहब मेरे साथ तो ये दिक्कत हो गई कि जिसमें जो पिछले जिस केस में मैं अपील डाल रहा हूं उस केस में जो इन्वेस्टिगेशन थी वो इलीगल थी, क्योंकि 155(2) का उन्होंने ऑर्डर नहीं लिया। तो कोर्ट आपसे पूछेगा भैया क्या उसके कारण आपके साथ कुछ इनजस्टिस, फेलियर ऑफ जस्टिस हुआ है? अगर फेलियर ऑफ जस्टिस हुआ है तभी कोर्ट उस चीज को रिवर्स करेगा, उस जजमेंट, उस सेंटेंस को रिवर्स करेगा, अदरवाइज कोर्ट विल नॉट डू एनीथिंग। तो यहां पर क्या आ जाएगा? फेलियर ऑफ जस्टिस। लेकिन इससे पहले अगर आप ऑब्जेक्शन रेज कर रहे हैं तो क्या सिचुएशन है? कोर्ट सिर्फ फेलियर ऑफ जस्टिस ये सब नहीं देखेगा, कोर्ट सिर्फ इतना देखेगा कि इन्वेस्टिगेशन इलीगल है, भाई इसको क्वैश करो, चाहे आप दोबारा से मजिस्ट्रेट का ऑर्डर लेके इन्वेस्टिगेशन कर लो, लेकिन ये नहीं चलेगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब क्या हुआ? सबमिशन ऑफ पुलिस रिपोर्ट समझते हैं। अब इन्वेस्टिगेशन के ऑर्डर हुए, इन्वेस्टिगेशन के ऑर्डर होने के बाद पुलिस ने अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी। पुलिस ने अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी। ठीक है, 155(2) में मजिस्ट्रेट साहब ने इन्वेस्टिगेशन के ऑर्डर किए, पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेटेड एंड सबमिट्स पुलिस रिपोर्ट, जो कि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस को डिस्क्लोज कर रहा है कि हाँ जी इसमें नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है। अब थोड़ा सा आप इंपॉर्टेंट कुछ मैं बात आपके साथ डिस्कस करूंगा, तो प्लीज पे अटेंशन और साथ में अपना बेरेक्ट आप निकाल लीजिए और वीडियो को पॉज करके आप पहले जो मैं आपको बोलूंगा पढ़ने के लिए आप वो पढ़िए। सबसे पहले आप पढ़िए एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन 2D। सेक्शन 2D क्या करता है? कंप्लेंट को डिफाइन करता है। इसका जो एक्सप्लेनेशन वाला सेक्शन है, इसी में एक्सप्लेनेशन है, उसको आप पढ़िए, मैं आपके साथ पढ़ देता हूं। A report made by a police officer in a case which discloses after investigation the commission of a non-cognizable offense shall be deemed to be a complaint and the police officer by whom such report is made shall be deemed to be the complainant। ये क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि अगर पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है और इन्वेस्टिगेशन के बाद पुलिस को लगता है कि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है और उसकी वो जो पुलिस रिपोर्ट पेश कर रही है, जिसको हम पुलिस रिपोर्ट बोलते आ रहे थे अभी तक, तो एक्सप्लेनेशन 2D कह रहा है कि भैया आप इसको आप पुलिस रिपोर्ट नहीं बोलेंगे, ये हो जाएगी कंप्लेंट। वही कंप्लेंट जो कंप्लेंट केस में डल रही थी, और पुलिस ऑफिसर क्या हो जाएगा? कंप्लेनेंट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके पीछे का लॉजिक क्या है वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन ये प्रीलिम्स में भी पूछा जाता है और आपको प्रोसीजरल टेक्निकलिटी के कारण ये बात पता भी होनी चाहिए कि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन के बाद रिपोर्ट सबमिट करेगी मजिस्ट्रेट को, तो उसको हम बोलेंगे कंप्लेंट, उसको हम कंप्लेंट मान के चलें। ये बात हमें कहां से पता चल रही है? सेक्शन 2D से। कंप्लेंट कौन सी? मैं दोबारा से वही बता रहा हूं, कंप्लेंट कौन सी?
जो कंप्लेंट केस का प्रोसीजर है सेक्शन 200 ऑनवर्ड्स, जो कंप्लेंट केस का प्रोसीजर है, जो डायरेक्ट विक्टिम कंप्लेंट डाल सकता है, हम उस रिपोर्ट को कंप्लेंट कंसिडर करेंगे और पुलिस ऑफिसर को क्या कंसिडर करेंगे, कंप्लेनेंट। तो सारा जो कंप्लेंट केस का जो प्रोसीजर है सेक्शन 200 ऑनवर्ड्स, वही प्रोसीजर इस पे अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अब हम समझते हैं कि इसकी रैशनैलिटी क्या है। देखिए, रैशनैलिटी समझने के लिए हमें दो सिचुएशन समझने की जरूरत है। लेट्स अंडरस्टैंड दोस टू सिचुएशन। फर्स्ट सिचुएशन इज कि जो केस है वो नॉन कॉग्निजेबल केस रजिस्टर हुआ है और पुलिस सबमिटेड नॉन रिपोर्ट, उन्होंने किस चीज की सबमिट की, नॉन कॉग्निजेबल केस की। ठीक है, देखिए मैं बताता हूं, कलर चेंज करते हैं, रेड कलर लेते हैं। हाँ जी, हुआ क्या, मिस्टर ए गए और उन्होंने नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की इंफॉर्मेशन दे दी। ठीक है, पुलिस ने ऑर्डर लिया मजिस्ट्रेट से 155(2) का और पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन किया। इन्वेस्टिगेशन में भी पुलिस ने रिपोर्ट पेश की कि भैया नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब दूसरी सिचुएशन समझिए, पुलिस ने शुरुआत में किस चीज की वो रिपोर्ट लॉन्च करी, कॉग्निजेबल ऑफेंस की। पिछले केस में क्या था, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की रिपोर्ट थी, सॉरी नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस का रजिस्ट्रेशन था और रिपोर्ट किस चीज की दी थी, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की, जो पुलिस रिपोर्ट इन्वेस्टिगेशन के बाद। दूसरा सिचुएशन क्या है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस की इंफॉर्मेशन उन्होंने रजिस्टर की है। तो क्या इन्होंने रजिस्टर की है, एफआईआर, क्योंकि कॉग्निजेबल में क्या होता है, एफआईआर होती है। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की बिना मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के की, क्योंकि कॉग्निजेबल ऑफेंस में तो इन्वेस्टिगेशन मजिस्ट्रेट का ऑर्डर चाहिए ही नहीं। और जब इन्वेस्टिगेशन कर ली तो बताया पुलिस रिपोर्ट में फाइनल सबमिशन क्या दिया कि नहीं साहब, कॉग्निजेबल नहीं, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ था। ठीक है, पुलिस डीम्स द केस टू बी ए कॉग्निजेबल केस, लॉजेस एफआईआर, कंडक्ट्स इन्वेस्टिगेशन, बट एट द एंड सबमिट्स अ पुलिस रिपोर्ट ऑफ नॉन कॉग्निजेबल केस। ठीक है, अब देखिए हो क्या रहा है। Since it is the police officer who believed it to be a cognizable and ultimately revealed it to be non-cognizable, पुलिस क्या कर रही थी कि पुलिस ने कहा कि नहीं नहीं ये तो कॉग्निजेबल ऑफेंस है, और एंड में रिपोर्ट क्या दी कि नहीं नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ था जी। देयर आर पॉसिबिलिटीज ऑफ फाउल प्ले एंड जस्ट टू अवॉइड दैट, मतलब यहां पर फाउल प्ले की पॉसिबिलिटी है ना भाई, ऐसा भी तो हो सकता है एक नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस को पुलिस कॉग्निजेबल ऑफेंस कन्वर्ट करके इन्वेस्टिगेशन के ऑर्डर से बच रही हो या किसी और तरीके से फंसा रही हो, तो फाउल प्ले की पॉसिबिलिटी है ना। इस फाउल प्ले की पॉसिबिलिटी से बचने के लिए ये सेक्शन 2D लेके आया गया कि भैया आप कुछ भी फाउल प्ले कर लीजिए, अगर एंड में नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट, आप नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस आ रहा है ना आपकी पुलिस रिपोर्ट में फाइनल इन्वेस्टिगेशन के बाद, तो हम उसको कंप्लेंट मानेंगे, पुलिस रिपोर्ट मानेंगे नहीं। इस कंप्लेंट मानने का फायदा क्या होगा, कंप्लेंट मानने का फायदा ये होगा कि वो कंप्लेंट प्रोसीडिंग की तरह से मामले को चलाएंगे, और कंप्लेंट प्रोसीडिंग की तरफ से तरीके से जब मामला चलता है तो मजिस्ट्रेट के पास एक ऑप्शन होगा कि वो कंप्लेंट को डिसमिस भी कर सकते हैं अगर उन्हें लगता है कि कंप्लेंट में कोई सब्सटेंस नहीं है। तो इस तरीके से अक्यूज्ड क्या है, वो हैरेसमेंट से बच जाएगा। ठीक है, अगर ये कंप्लेंट नहीं होता तो उसी के बेस पर, पुलिस रिपोर्ट के बेस पे इसको कॉग्निजेंस लेनी पड़ती मजिस्ट्रेट को। लेकिन यहां पर क्योंकि ये कंप्लेंट मानी गई, ये पुलिस रिपोर्ट कंप्लेंट मानी गई, तो मजिस्ट्रेट साहब क्या करेंगे, कंप्लेंट केस की तरह से प्रोसीड करेंगे। और क्योंकि ये कंप्लेंट केस की तरह प्रोसीड कर रहे हैं तो मजिस्ट्रेट साहब के पास डिसमिसल ऑफ कंप्लेंट का भी एक ऑप्शन हमेशा रहेगा। अगर मजिस्ट्रेट साहब को लगता है कि कुछ फाउल प्ले है और यहां पर अक्यूज्ड को बेवजह परेशान किया जा रहा है, तो वो डिसमिस कर देंगे कंप्लेंट। ठीक है, विद दिस वी एंड आवर दिस एपिसोड, और फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। थैंक यू।